तो हम बात करेंगे फेज इन बिटवीन एनसीएम एंड सीडीएम। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930 में हुआ था। इन दोनों के बीच के फेज में क्या क्या घटित हुई थी उसके बारे में हम एमसीक्यूज की बात करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट्स दिए हैं। फर्स्ट है द गया सेशन ऑफ द कांग्रेस गिव रिकॉग्नाइजेशन टू द स्वराजिस्ट पार्टी। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई कि जो गया सेशन था वहां पे स्वराजिस्ट पार्टी को रिकॉग्नाइजेशन मिला? गलत बात है। जो गया सेशन था जिसके प्रेसिडेंट कौन थे? CR दास थे। वहां पे ये हमारे पास एग्री नहीं हो पाया कि स्वराजिस्ट आइडिया जो होता है ना, वो आइडिया जो था वो यहाँ पे सुलझा नहीं पाया, रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिल पाया। इसीलिए क्या हुआ, CR दास ने छोड़ दिया प्रेसिडेंटशिप एंड मोतीलाल नेहरू ने छोड़ दिया सेक्रेटरीशिप, और दोनों ने मिलके, मोतीलाल नेहरू, CR दास, इन्होंने मिलकर क्या बनाया? स्वराजिस्ट पार्टी बनाया। ओके, द स्वराज्य पार्टी पार्टिसिपेटेड इन 1923 इलेक्शन एज एन एंटिटी आउटसाइड द कांग्रेस। भाई देखो, ये जो थे ना, कांग्रेस वॉज डिवाइडेड इन 2 पार्ट, है ना। ये टूटने के बाद 2 पार्ट डिवाइड हो गए थे, एक नो चेंजर्स एंड एक प्रो चेंजर्स। नो चेंजर्स एंड प्रो चेंजर्स, है ना। जो प्रो चेंजर्स थे उसमें हमारे पास कौन थे भाई? स्वराजिस्ट चेंज होने वाले, ठीक है। नो चेंजर्स और स्वराजिस्ट में मैंने बताया ना भाई, मोतीलाल नेहरू और CR दास, ठीक है। सो यहाँ पे जो 2 पार्ट में फिर टूट गया, तो जो रिफ्ट था ना, जो विवाद थे, है ना, उसको कम करने के लिए, जो कि सूरत में हुआ था, है ना, दे एंटर इनटू अ कॉम्प्रोमाइज, जिसमें क्या हुआ, जो स्वराज पार्टी था, है ना, वो फाइट इलेक्शन किया, लेकिन विद इन द कांग्रेस, नॉट आउटसाइड द कांग्रेस, विद इन द कांग्रेस, जिससे क्या ना हो, टू अवॉइड व्हाट? टू अवॉइड रिफ्ट। इलेक्शन में पार्टिसिपेट किए, नॉट आउटसाइड, इट इज विद इन द कांग्रेस। तो ये भी इनकरेक्ट है भाई, हमसे इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट जाएगा बोथ 1 और 2, आंसर हो जाएगा यहाँ पे C। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स विच ऑफ द अबव वेयर डिजायरेबल आउटकम्स ऑफ द वर्क ऑफ स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स। ठीक है, स्वराजिस्ट जो है वो प्रो चेंजर्स हैं, इनको चेंज चाहिए भाई, जैसे मोतीलाल नेहरू एंड CR दास है, याद रखना, चीज़ों से याद रखना। एंड दे पार्टिसिपेट इलेक्शन इनसाइड द कांग्रेस। ठीक है, हमसे पूछा डिजायरेबल आउटकम विच ऑफ द फॉलोइंग और विच ऑफ द अबव वेयर डिजायरेबल आउटकम्स वर्क बाय द स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स। डिफीट ऑफ द पब्लिक बिल, बिल्कुल सही बात है। जो 1928 में जो पब्लिक बिल था उसको डिफीट हुआ था, है ना, वो दोनों ने मिलकर काम किया था, इसकी वजह से डिफीट हो गया था भाई, जो पब्लिक सेफ्टी बिल था वो। बिकॉज ये जो बिल था ना, इट एम्ड एट व्हाट? इट एम्ड एट डिपोर्टेशन ऑफ द फॉरेनर्स हु वेर फाउंड टू प्रोपागेटिंग अनडिजायरेबल आइडियाज, है ना। जो फॉरेनर्स इंडिया में आके बिना मतलब के, है ना, गवर्नमेंट के खिलाफ एंटी गवर्नमेंट स्टेटमेंट ला रहे हैं, उनको ये क्या करता है? डिटेन करता है, एग्जाम मतलब जेल में डालने की बात करता है। तो इसके खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ा और इसको डिफीट किया। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द काउंसिल वर्क विथ मास स्ट्रगल, देखो स्वराजिस्ट जो थे ना वो सिंक्रोनाइज नहीं कर पाए स्ट्रगल को इनटू मास स्ट्रगल, है ना, जस्ट वो कम्युनिकेट करते थे न्यूज़पेपर रिपोर्ट से। तो मास स्ट्रगल में हमारे पास स्वराजिस्ट जो थे सिर्फ और सिर्फ न्यूज़पेपर के खिलाफ चलते थे, है ना, ओनली कम्युनिकेट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट, है ना। यहाँ पे ये मास स्ट्रगल की तरफ नहीं ले पाए। कंप्लीट बायकॉट ऑफ द फॉरेन क्लॉथ्स विच ऑफ द डिजायरेबल आउटकम ऑफ द वर्क बाय स्वराजिस्ट एंड नो चेंजर्स, है ना। कंप्लीट एक्सट्रीम वर्ड देखो भाई, कंप्लीट, है ना। जो नो चेंजर्स थे, हमने बोला ना, नो चेंजर्स जो थे ना वो कंस्ट्रक्टिव वर्क पे काम करते थे, और उन्होंने क्या को पॉपुलराइज किया? इन्होंने खादी को पॉपुलराइज किया, है ना। लेकिन ऐसा नहीं था किसी पर सिर्फ कंप्लीटली, क्योंकि चीपर थे भाई जो फॉरेन क्लॉथ थे, तो कंप्लीटली इनको बाइकआउट तो नहीं कर पाएंगे, तो ये भी गलत है। इलेक्शन ऑफ एन इंडियन एज एन स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बिल्कुल सही बात है। विट्ठल भाई पटेल जो थे ना वो 1925 में कौन? विट्ठल भाई पटेल, जो भाई हैं वल्लभ भाई पटेल के, तो विट्ठल भाई पटेल जो थे वो पहली बार स्पीकर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बने थे यार। ये स्वराजिस्ट का अचीवमेंट था, है ना। जो विट्ठल भाई पटेल थे ना वो क्या थे? स्वराजिस्ट थे। और एक और याद इंपॉर्टेंट नाम है स्वराजिस्ट में, याद रखना, अजमल खान का। तो ये पूछा जाता है कि कौन क्या था, ये भी पूछा जाता है ना। नो चेंजर्स में अगर हम 2-3 नाम याद रखने की बात करें तो नो चेंजर्स में हमारे पास राजेंद्र प्रसाद थे,
ठीक है। नो चेंजर्स में हमारे पास वल्लभ भाई पटेल थे, सी राजा गोपालाचारी थे, एम ए अंसारी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा 1 and 4, आंसर हो जाएगा 2 का डी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दी इंट्रूजन ऑफ द लेफ्ट विंग इन द कांग्रेस। हमको बात किसी करनी है इंट्रूजन ऑफ द लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग मतलब क्या होते हैं भाई, है ना। लेफ्ट विंग मतलब एक प्रकार से हमारे पास जो कि सोचते हैं देश के लिए, ठीक है ना। दे बिलीव इन द इंटरमिक्सिंग ऑफ द सोशल जस्टिस विद द डिमांड ऑफ पूर्ण स्वराज। बिल्कुल सही बात है, सोशल जस्टिस को पूर्ण स्वराज के साथ जोड़ने की बात करते हैं। और लेफ्ट विंग में जैसे एग्जाम्पल की तरफ हम बात करें तो सुभाष चंद्र बोस थे भाई, देश के बारे में सोचते थे डायरेक्टली। मार्क्सिस्ट एंड सोशलिस्ट आइडियोलॉजी था इनका, ठीक है। जैसे जवाहरलाल नेहरू भी थे यार। दे स्ट्रांगली सपोर्टेड द कंस्ट्रक्टिव वर्क ऑफ नो चेंजर वाइल रिजेक्टिंग स्वराजिस्ट। गलत बात है भाई, है ना। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दे वर डिससेटिस्फाइड विद गांधीयन मेथड एंड वेर अगेंस्ट बोथ नो चेंजर्स एंड स्वराजिस्ट, है ना। स्वराजिस्ट नो चेंजर्स तो गांधीयन मेथड के ऊपर चलते थे, है ना। बट ये जो लेफ्ट विंग थे ना वो बात करते थे रेडिकल सॉल्यूशन की, ख़त्म कर देंगे, सो उड़ा देंगे चीज़ों को, लड़ाई करेंगे। सो रेडिकल सॉल्यूशन चाहिए विद द इशू ऑफ सोसाइटी। तो इनकट हमसे पूछा, इनकट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमसे क्या पूछा गया है, इनकट पूछा गया है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड एंड फॉर्मलाइज्ड इन ताशकेंट इन 1920। कम्युनिस्ट पार्टी कब बना था भाई, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया 1920 में बना था क्या, बिल्कुल सही बात है। फॉर्म तो 1920 में हो गया था बट नॉट फॉर्मलाइज। ये फॉर्मलाइज कब हुआ था भाई, फॉर्मलाइज हुआ था 1925 के अंदर, जहाँ पे इंडियन कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस हुआ था। ओके, सो दिस इज इनकरेक्ट। और उस समय उसके जो फॉर्म करने वाले जो लोग थे ना कम्युनिस्ट पार्टी को, उसमें है एम.एन. रॉय। इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इसको। एम.एन. रॉय वॉज द एडिटर ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी वांगवार्ड। बिल्कुल सही बात है ना। ही वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड लीडर ऑफ द, है ना, कॉन्फ्रेंस। ठीक है, इनकट हमसे पूछा, इनकट जाएगा 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 5 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। कुछ केस दिए हैं एंड दे आर रिलेटेड टू, ये हमको बताना है। कुछ केस दिए हैं और वो किसके साथ रिलेटेड है ये हमको बताना है। मेरठ कॉन्स्पिरेसी जो है वो कम्युनिस्ट के साथ रिलेटेड है क्या, बिल्कुल सही बात है यार। लेफ्ट विंग लीडर्स के साथ रिलेटेड है ये, बिकॉज यहाँ पे अरेस्ट एंड ट्रायल्स हुआ था सेवरल कम्युनिस्ट लीडर्स का मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस में, 1929 में हुआ था ये। तो ये सही है भाई। दिल्ली कॉन्स्पिरेसी असैसिनेशन ऑफ सॉन्डर्स, ना भाई ना। यहाँ पे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी जो न्यूज़ में था, इट इज़ विथ रेफरेंस टू 1912 में था, विथ रेफरेंस टू हार्डिंग, ठीक है ना। उस समय में जो वाइस रॉय थे उसको मारने की बात हुई थी, लेकिन गलती से कोई और मर गया। अटेम्प्ट किए थे भाई वाइस रॉय हार्डिंग को असैसिनेट करने के लिए। यहाँ पे रास बिहारी बोस इन्वॉल्व थे, है ना, सानियाल, HS सानियाल। लाहौर कॉन्स्पिरेसी, अटेम्प्ट टू असैसिनेट लॉर्ड हार्डिंग, नो। असेट, है ना, जो ये हमारे पास है ना सॉन्डर्स को मारने के लिए यहाँ पे हुआ था। बच्चे को पता होगा। लाहौर कॉन्स्पिरेसी, भगत सिंह इन्वॉल्व थे यहाँ पे 1928 में, है ना। मणितोला कॉन्स्पिरेसी जो है वॉर अगेंस्ट द किंग, बिल्कुल सही बात है। मणितोला कॉन्स्पिरेसी, या फिर इसी को हम एक और नाम से जानते हैं, इसको सब सुने लगेगा, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, यहाँ पे राजा के खिलाफ यहाँ पे लड़ाई लड़ने की बात की जा रही थी, है ना, बिकॉज वहाँ पे ठीक से काम नहीं कर रहा था यार वो राजा, है ना। किसके द्वारा, यहाँ पे अरविंदो घोष एंड बरिंद्रनाथ घोष को ट्रायल किया गया था। यहाँ पे ट्रायल किसका हुआ था, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी में वीरेंद्र घोष एंड अरविंदो घोष, दोनों घोष ब्रदर्स। दिस इज करेक्ट, हमसे करेक्ट पूछा है। 1 and 4, आंसर हो जाएगा 5 का B। क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे, विच ऑफ द अबव इज आर इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की बात करनी है, साइमन कमीशन के रिकमेंडेशन की बात करनी है।
साइमन कमीशन की क्या की बात करनी है, रिकमेंडेशन की। तो जो साइमन कमीशन है, क्या ये सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे की बात करता है भाई? बिल्कुल सही बात करता है। ये इसका जो रिपोर्ट था, साइमन कमीशन का रिपोर्ट 1930 में आया था, क्या उसमें सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बॉम्बे की बात की थी? बिल्कुल की थी भाई। और यहाँ पे सेपरेशन ऑफ बर्मा को भी सेपरेट करने की बात की थी फ्रॉम इंडिया। ठीक है। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की बात की थी भाई, ऐसा कोई भी यूनिवर्सल फ्रेंचाइज की यहाँ पे बात नहीं की थी यार। एक्सटेंशन ऑफ द सेपरेट इलेक्ट्रेट, बिल्कुल सही बात है। इन्होंने बोला कि जो सेपरेट इलेक्ट्रेट है उसको एक्सटेंड करना चाहिए टू अदर कम्युनिटीज एज वेल। अभी तो किसी पर से मुस्लिम्स को मिला हो, दूसरे कम्युनिटीज़ को भी मिलना चाहिए। एंड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट एट द सेंटर एंड द प्रोविंशियल लेवल, ना भाई ना, यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को बनाने की कोई बात नहीं हुई थी। यहाँ पे प्रोविंशियल लेवल पे रिकमेंड किया गया तो जो डायरार्की है उसको एबोलिश कर दो यार, है ना, जिसको बाद में एबोलिश भी किया गया 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में। ठीक है। सो रिकमेंडेशन में हमारे पास 1 और 3 आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 6 का ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नेहरू रिपोर्ट मेड रिकमेंडेशन फॉर बोथ द ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट्स। ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स दोनों के लिए नेहरू रिपोर्ट ने रिकमेंडेशन दिया था क्या? ना भाई ना, बिकॉज इसने सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश प्रोविंस के लिए दिया था। It is not for princely states. Simon Commission idea of federation involve only the British province. ये साइमन कमीशन का आइडिया था, किसका? फेडरेशन का जो आइडिया था उसमें सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश प्रोविंस इन्वॉल्व थे क्या? नो, बोथ प्रिंसली स्टेट्स एंड ब्रिटिश प्रोविंस दोनों यहाँ पे इन्वॉल्व थे। तो ये गलत है भाई। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, नाइदर 1 नॉर 2 इज करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, है ना, हमको करेक्टली मैच बताना है। दिल्ली पैक्ट, दिल्ली पैक्ट के अंदर गांधी का 11 डिमांड रखा गया था क्या? ना, दिल्ली पैक्ट को और क्या बोलते हैं आप समझना, दिल्ली पैक्ट को और बोलते हैं गांधी इरविन पैक्ट। तो आप समझ आया ना क्या बोलते हैं। तो इसी तरह यूपीएससी कंफ्यूज करती है कुछ भी लिख के। तो दिल्ली पैक्ट इज ऑल्सो नोन एज गांधी इरविन पैक्ट। तो गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ? गांधी के 11 डिमांड्स आए क्या? नो, गांधी इरविन पैक्ट जो है इट इज़ व्हाट साइन, कब साइन हुआ भाई? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद। ठीक है, 1931 में। एंड इट इज नॉट रिलेटेड विथ गांधी's 11 डिमांड। दिल्ली प्रपोजल, कांग्रेस कंडीशन फॉर अटेंडिंग द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। भाई कांग्रेस का प्रपोजल था, है ना, कांग्रेस का कंडीशन जो था ना राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करने के लिए, उसके साथ दिल्ली प्रपोजल इन्वॉल्व नहीं था भाई, वहाँ पे दिल्ली मैनिफेस्टो इन्वॉल्व है। इसके साथ दिल्ली मैनिफेस्टो जो था ना वो किसके लिए था कि कांग्रेस अटेंड करें राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को। दिल्ली मैनिफेस्टो ही दिन बात की भाई, दिल्ली प्रपोजल जो था ना वहाँ पे उसको अडॉप्ट किया गया था, दिल्ली प्रपोजल्स को, मुस्लिम लीग डिमांड फॉर नेहरू रिपोर्ट। इट इज दिल्ली प्रपोजल, है ना, जो ये दिल्ली प्रपोजल में ना मुस्लिम ने डिमांड रखा कि कैसे ड्राफ्ट करना है अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसको बाद में मद्रास सेशन 1927 में उसमें एक्सेप्ट कर लिया गया था। ठीक है। यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट जो था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के साथ एसोसिएटेड है। करेक्टली मैच कोई सा भी नहीं, आंसर हो जाएगा 8 का डी। तो यहाँ पे याद रखना एमएम के साथ मैच नहीं है, मतलब जो मैनिफेस्टो है इट इज़ नॉट रिलेटेड विथ मुस्लिम्स। ओके। तो इस तरह छोटी छोटी चीज़ें जो है ना एग्जाम में बहुत काम आती है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लाहौर सेशन ऑफ 1929। लाहौर सेशन की बात करनी, जहाँ पूर्ण स्वराज सबसे पहले लिया गया था। पूर्ण स्वराज का पढ़ मतलब कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। द बाइकआउट ऑफ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वाज डन इन दिस सेशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई कि जो बाइकआउट था वो इस सेशन में किया गया था? बिल्कुल सही बात है, हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बाइकआउट करेंगे। और है ना, दिल्ली मैनिफेस्टो के अंदर बोला गया था कि हम इस कंडीशन पे, कांग्रेस कंडीशन रखा था कि भाई इस कंडीशन में हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को ज्वाइन करेंगे। मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर वेयर आस्क्ड टू रिजाइन
बिल्कुल सही बात है। जो स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं उनको रिजाइन करने के बोला गया इन लाहौर सेशन, है ना। यहाँ पे सिविल डिसोबीडियंस एक प्रकार से ऑथराइज करता है इसको। है ना, सिविल डिसोबीडियंस जब ऑथराइज हुआ तो वहाँ पे बोला गया मेंबर आप स्टेट लेजिस्लेचर में रिजाइन कर लो, आप टैक्स को मत देना। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जगह बोथ 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 10 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द दीपावली डिक्लेरेशन। दीपावली डिक्लेरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इन चीज़ों को लोग ध्यान नहीं देते ना, लेकिन वही चीज़ जो लोग ध्यान नहीं देते उसको हम ध्यान देते हैं, और उसी चीज़ को यूपीएससी भी ध्यान देती है। दीपावली डिक्लेरेशन स्टेटेड, मैंने बोला कि मैं यूपीएससी मेरे देख के ध्यान देती है, यूपीएससी चीज़ जो लोग नहीं देखते उसको ध्यान देती है, हम उसी को ध्यान देते हैं। दीपावली डिक्लेरेशन क्लियरली स्टेटेड दैट Deepavali declaration clearly stated the timeline for the grant of dominion status to India। दीपावली डिक्लेरेशन ने ये टाइम बताया कि हाँ भाई इस दिन तक हम आपको डोमिनियन स्टेटस दे देंगे, ऐसा कोई टाइम बताया क्या? कोई टाइमलाइन नहीं बताया भाई, लेकिन इस दीपावली डिक्लेरेशन ने ये बोला कि हाँ भाई जो ब्रिटेन का एम क्या है ना, ब्रिटेन का एम है कि हम क्या दें, डोमिनियन स्टेटस दें, है ना। अल्टीमेट पॉलिसी रहेगा कि डोमिनियन स्टेटस दें, ब्रिटेन का अल्टीमेट पॉलिसी रहेगा कि वो इंडिया क्या दे, डोमिनियन स्टेटस दे, बट टाइमलाइन नहीं बताया यार। इट वॉज दिस डिक्लेरेशन दैट द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज अनाउंस्ड। बिल्कुल सही बात है, जो दीपावली डिक्लेरेशन हुआ था जो कि कब आया था भाई, 1929 में आया था, जिसको हम इरविन डिक्लेरेशन भी बोलते हैं। दीपावली डिक्लेरेशन या फिर इरविन डिक्लेरेशन दीपावली के समय हुआ था भाई, उस समय डेट भी इंपॉर्टेंट है, अक्टूबर 31 में दीपावली हो रहा था, उसी दिन हुआ था, इसलिए दीपावली डिक्लेरेशन भी बोलते हैं इसको। करेक्ट हमसे पूछा गया है। और इसी डिक्लेरेशन में क्या हुआ था, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा ये भी बताया था भाई, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होगा ये भी बताया था। क्यों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ भाई, जो साइमन कमीशन की रिपोर्ट को देखते हुए। तो यहाँ पे करेक्ट तो सिर्फ बी है, आंसर हो जाएगा 10 का बी। क्वेश्चन नंबर 11 है अ लॉयर बाय प्रोफेशन he excellently defended his client in the मुरीकीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। मुरीकीपुर कॉन्स्पिरेसी केस ऑल्सो उन्होंने हमने बोला, अभी भी मैंने बताया था, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस कहाँ पे गया, ले रहा है ना, मणिक कटोला या फिर अलीपुर या फिर इसी को क्या बोलते हैं, है ना, इसी का नाम है मुरारिकपुर कॉन्स्पिरेसी केस, जहाँ पे मैंने बोला ना घोष ब्रदर्स, जो बरिंद्रनाथ घोष और अरविंदो घोष को ट्रायल किया गया था, है ना, वहाँ पे इसको डिफेंड किसने किया था ये हमसे पूछा गया है। ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर 2 consecutive sessions and advocated strongly for the reforms of legislative council. He advocated Swaraj for the masses and not for the classes. Which leader of the Indian national movement is being referred इन दी above पैसेज, और विच लीडर की बात की जा रही है। तो याद रखना भाई, हकीम अजमल खान ने यहाँ पे क्या किया था, डिफेंड किया था, एक लॉयर थे, है ना, बरिंदर कुमार घोष एंड अरविंदो घोष को यहाँ पे डिफेंड किया था, है ना। और ये मानते थे कि हमारे पास स्वराज किसके होना चाहिए, मासेस के होना चाहिए, नॉट फॉर द क्लासेस। क्वेश्चन नंबर 12 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अहमदाबाद सेशन ऑफ द कांग्रेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। हमको बात करनी है अहमदाबाद सेशन की, किसकी, हमको बात करनी है अहमदाबाद सेशन की। तो जो पहले वाला क्वेश्चन था ना भाई, तो गलती हो गया, बिकॉज हकीम अजमल खान इज़ नॉट अ लॉयर। यहाँ पे जो लॉयर थे वो चितरंजन दास थे भाई, चितरंजन दास ने डिफेंड किया था यहाँ पे, किसको, चितरंजन दास ने डिफेंड किया था अरविंदो घोष को और बरिंद्रनाथ घोष को, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अहमदाबाद सेशन ऑफ द कांग्रेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्वराज वॉज डिफाइंड एज पूर्ण स्वराज इन दी अहमदाबाद सेशन। ना भाई ना, बच्चे को अभी तक तो मैंने बोल चुका है कि पता चल चुका होगा कि नहीं भाई, अहमदाबाद सेशन के अंदर स्वराज को पूर्ण स्वराज नहीं बोला गया। पूर्ण स्वराज जो कॉन्सेप्ट था वो सबसे पहली बार लाहौर सेशन के अंदर आया था। है ना, रेजोल्यूशन जो था वो बाद में आया था, बट इसका जो डिमांड था ना भाई पूर्ण स्वराज का, उसका डिमांड किसने किया था,
हजरत मोहानी ने किया था। हकीम अजमल खान तो प्रेसिडेंट थे। ओके, हकीम अजमल खान प्रिसाइड ओवर दी अहमदाबाद सेशन इन द एब्सेंस ऑफ द इलेक्टेड प्रेसिडेंट। बिल्कुल सही बात है, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट उस समय CR दास थे, बट वो एब्सेंट थे ना, जेल में थे, इसीलिए हकीम अजमल खान यहाँ पे प्रिसाइड किए थे। अहमदाबाद सेशन का 1921 में हुआ था ये। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जगह B2 ओनली। रेजोल्यूशन बाद में पास हुआ था, बट बोला क्या थे पूर्ण स्वराज के बारे में, किसने बोला था? हजरत मोहानी ने बोला था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। हमको B.R. अम्बेडकर की बात करनी है भाई। ही स्ट्रांगली एडवोकेटेड फॉर द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस एज सेपरेट माइनॉरिटी कम्युनिटी। बिल्कुल सही बात है, ये मानते थे कि जो डिप्रेस्ड क्लासेस हैं उनको एक सेपरेट माइनॉरिटी कम्युनिटी का पद मिलना चाहिए और उनके लिए एक सेपरेट इलेक्टोरेट होना चाहिए, जैसे कि मुस्लिम्स के लिए है वैसे। He rejected democracy and feared that it would lead to subjugation of the depressed classes for a long run। ना भाई, ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के फेवर में थे, लेकिन ये बोलते थे कि एडुकेट सेफ गार्ड होना ही चाहिए भाई डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए। तो गलत बोल रहा है ये स्टेटमेंट। करेक्ट हमसे पूछा, करेक्ट जगह A1 ओनली। क्वेश्चन 14 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर। कमिटी के बारे में बताया गया है एंड रिलेटेड टू की बात की जा रही है। मुदीमैन कमिटी जो है ना, मुदीमैन कमिटी जो है, इट इज रिलेटेड विथ व्हाट? इट इज रिलेटेड टू द फंक्शनिंग ऑफ डायरकी, नॉट सेपरेट इलेक्टोरेट। डायरकी मतलब जो दो अथॉरिटी है, दैट इज ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स एंड रिजर्व सब्जेक्ट, उसके फंक्शनिंग में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, उसको देखते हुए हमारे पास मुदीमैन कमिटी बनाया गया था। लिरिंथो सबसे खराब आदमी भाई, बहुत ज़्यादा इसने दिमाग खराब किया था। लिरिंथो ने ही सीट दिया था कम्युनल, जो भारत पाकिस्तान अलग करो बोल के। लिरिंथो कमिटी वॉज अपॉइंटेड टू लुक इनटू द सिचुएशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ये बिल्कुल सही बात है। पीरपुर कमेटी जो था वो कांग्रेस मिनिस्ट्रीज के ऊपर इंक्वायर करने के लिए हुआ था क्या? बिल्कुल सही बात है, उन्होंने कुछ कुछ जुर्म किए हैं, उसको देखते हुए यहाँ पे इसको है ना अपॉइंट किया गया था। अचीसन कमिटी जो था, इट इज़ ऑन पब्लिक सर्विस एंड नॉट ऑन ओरिएंटल एजुकेशन। एंड लॉर्ड डफरिन, जो डफर था, उसने इसको सेटअप किया था। करेक्टली मैच पूछा है तो 2 and 3 करेक्टली मैच, B इज करेक्ट। क्वेश्चन 15 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वेर हेल्ड ड्यूरिंग द वाइसरॉयल्टी ऑफ एरविन। गलत बात है भाई, बिकॉज जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ना वो लॉर्ड इरविन के समय हुआ था, बट जो सेकेंड एंड थर्ड था ना, सेकेंड एंड थर्ड वो लॉर्ड विलिंगडन के समय हुआ था। दिस इज इनकरेक्ट। लॉर्ड इरविन वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्टीमेट रिपीलिंग ऑफ द राउलेट एक्ट। ना भाई, लॉर्ड इरविन जो थे इट इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। जो 1922 में हमारे पास है ना लॉर्ड रीडिंग, वो रिपीलिंग में रिस्पॉन्सिबल थे राउलेट एक्ट को। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा, करेक्ट तो कोई सा भी नहीं है, नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 है, अ स्ट्रॉन्ग लीडर ऑफ द इंडियन फ्रीडम मूवमेंट who was known for his idea on state control industrial development. He served twice as the president of the INC and authored the Indian Struggle. The किताब का नाम है The Indian Struggle, उसको उन्होंने ऑथर किया था। He was the first one who referred to Gandhi as the father of the nation. पहली बार गांधी को फादर ऑफ द नेशन किसने बोला था? बच्चे बच्चे को पता है भाई, फादर ऑफ द नेशन गांधी जी को किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने बोला था। ऐसे ही सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद सर्व एज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस फॉर द लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है, सबसे लंबे समय तक प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, 1940 से लेके 1946 तक, सबसे लॉन्गेस्ट समय तक। पट्टभी सीतारामैया वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। ना भाई है ना, JB कृपलानी जो थे वो हमारे पास आज़ादी के समय प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, नॉट पट्टभी सीतारामैया, है ना। आचार्य कृपलानी वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पोस्ट इंडिपेंडेंस। नो, JB कृपलानी नहीं थे भाई फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस। फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस आफ्टर
पोस्ट इंडिपेंडेंस कौन थे? पट्टभी सीतारामैया। और ये वही आदमी थे जो कि सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ 1940 में चुनाव लड़े थे, कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन बनेगा बोल के। ठीक है, ये गांधी जी की तरफ से लड़े थे। ठीक है, इनकट हमसे पूछा, इनकट जाएगा, लेकिन जो कि ये हार गए, लेकिन फिर भी वो रिजाइन कर दिए सुभाष चंद्र बोस ने, क्योंकि मैं उनके खिलाफ जो महात्मा गांधी के खिलाफ जो महात्मा गांधी के जो दावेदार है उनसे मैं नहीं जीत सकता, इसलिए उन्होंने रिजाइन कर दिया और फिर वही बने। ठीक है, 17 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। 2 और 3 इज इनकरेक्ट। 18 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया वाज डन एज पर द प्रोविजंस ऑफ द साइमन कमीशन रिपोर्ट। मैंने बोला था ना भाई, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर हमारे पास सेपरेशन हुआ था, किसका? बर्मा का। साइमन कमीशन ने रिकमेंड किया था कि बर्मा को सेपरेट कर दूं। मैंने शुरू क्वेश्चन में देखा था, बर्मा को सेपरेट कर दूं इंडिया से, सिंध को सेपरेट कर दूं बॉम्बे से। ये पहले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि हाँ भाई ये प्रोविजन थे, एक क्वेश्चन में बताया था ना यार, ये देखो ये वाला क्वेश्चन है 6 नंबर का, सेपरेशन ऑफ सिंध फ्रॉम बर्मा एंड बॉम्बे, साइमन कमीशन का रिकमेंडेशन था ये। ठीक है, बट हमसे क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, सेपरेशन ऑफ द बर्मा ऑफ इंडिया वाज डन एज पर द प्रोविजंस ऑफ द साइमन कमीशन रिपोर्ट ऑफ 1900। साइमन कमीशन रिपोर्ट जो बर्मा को सेपरेट किया था ना भाई, उसको प्रोविजंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के है ना अंडर किया था। रिकमेंडेशन उसने दिया था, बट जो प्रोविजंस थे उसके अंडर नहीं किए थे। ठीक है, सो दिस इज इनकरेक्ट। व्हाइल द साइमन कमीशन वाज अपॉइंटेड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ इरविन, इट रिपोर्ट कम इन द टाइम ऑफ विलिंगडन। भाई साइमन कमीशन कब आया था? 1927 में आया था। ठीक है ना, और जो लिखा है अपॉइंटेड ड्यूरिंग द इरविन, इरविन का जो टेन्योर था वो कब था? 1926 से 1931। ठीक है, और इसका रिपोर्ट कब आया था? इसका रिपोर्ट 1972 में, तो 1927 में अपॉइंट हुआ था, इसका रिपोर्ट आया था 1920 और 1930 में रिपोर्ट आ गया था। तो दोनों जो था इसका रिपोर्ट भी है ना, इसका रिपोर्ट और इसका टेन्योर दोनों इरविन के समय था, दोनों इरविन के समय, नॉट विलिंगडन। ठीक है, सो ये इन कैट हमसे पूछा गया है, कैट तो कोई सा भी नहीं, आंसर हो जाएगा डी, नाइदर 1 नॉट 2 इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पैसिव फेज ऑफ द मूवमेंट। पैसिव फेज की बात करनी है भाई। स्वराजिस्ट अपोज काउंसिल एंट्री, एडवोकेटेड कंसंट्रेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड, स्वराजिस्ट मतलब प्रो चेंजर्स, जो कि चेंज बदलाव लाते थे, जिसमें CR दास, मोतीलाल नेहरू, ठीक है, अजमल खान, ये सब थे। एंड स्वराजिस्ट अपोज काउंसिल एंट्री, एडवोकेटेड कंसंट्रेशन ऑफ कंस्ट्रक्टिव वर्क एंड कंटिन्यूड बाइकॉट एंड नॉन कोऑपरेशन। के स्टेटमेंट सही है भाई? गलत है, बिकॉज मैं पूरी कहानी समझाऊं तो ये था कि भाई देखो 1922 में गांधी को अरेस्ट कर लिया गया चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद। उसके बाद एक तरह से डिसइंटीग्रेशन हो गया, डिमोरलाइजेशन हो गया हमारे पास नेशनलिस्ट रैंक, मतलब जो कांग्रेस है उसके अंदर। तो उसके अंदर जो पहले हम लोग जो लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन को बाइकॉट कर रहे थे, उस बाइकॉट को देखते हुए CR दास ने, मोतीलाल नेहरू ने, ये प्रो चेंजर्स थे, पहले बाइकॉट नहीं कर रहे थे, उसको चेंज हो गए, चेंज को इन्होंने सपोर्ट किया, और चेंज को सपोर्ट करके क्या कहलाया? स्वराजिस्ट कहलाया, प्रो चेंजर्स कहलाया, है ना, प्रो चेंजर्स कहलाया। इन्होंने क्या किया, जो काउंसिल लेजिस्लेटिव काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे पहले के लोग, अब वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे, करना चालू किया। एंटर इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल केम टू एंड विथ स्वराजिस्ट, जो कि क्या करना चाह रहे थे? एंटर होना चाह रहे थे। सो अपोज टू द काउंसिल एंट्री, गलत बोल रहा है यार। पीपल एडवोकेटिंग एंट्री इनटू द लेजिस्लेटिव काउंसिल केम टू बी नोन एज नो चेंजर्स, ना दे आर नोन एज प्रो चेंजर्स, बिकॉज पहले एंट्री नहीं हो रही थी, अभी ये एंट्री करना चाह रहे थे, दे वर नोन एज प्रो चेंजर्स और स्वराजिस्ट, जिसमें मोतीलाल नेहरू हैं, CR दास है। सो दिस इज इनकरेक्ट। हमसे करेक्ट पूछा है, करेक्ट कोई सा भी नहीं है, नाइदर 1 नॉट 2। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना यार, है ना। आपसे कोई पूछे नो चेंजर्स में कौन कौन है? नो चेंजर्स मतलब राजेंद्र प्रसाद, हाँ नहीं हम नहीं करेंगे इलेक्शन में पार्टिसिपेट, ऐसा बोलते थे। राजेंद्र प्रसाद प्रो नो चेंजर्स थे, है ना, जो गांधी जी के भावनाओं में चल रहे थे। वल्लभ भाई पटेल भी नो चेंजर्स थे, वो गांधी जी के भावनाओं में चल रहे थे, बोलते थे नहीं हम एंट्री नहीं मारेंगे, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, हम लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। MA अंसारी भी थे नो चेंजर्स, जो कि बोलते थे कि हाँ भाई हम काउंसिल एंट्री नहीं करेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ कंस्ट्रक्टिव काम करेंगे, हम कंटिन्यू करेंगे बाइकॉट, ठीक है, हम कंटिन्यू करेंगे नो कॉर्पोरेशन को।
गांधी जी अरेस्ट हो गए फिर भी, तो ये क्या थे, नो चेंजर्स थे। बट चेंजर्स में हमारे पास चेंज किस लिए हो गए भाई, उनकी जो धारणा थी पहले उससे चेंज हो गया ना, पहले वो भी थे कि हम एंट्री नहीं मारेंगे, लेकिन चेंज हो गया, अब हम एंट्री मारेंगे ऐसा बोलने लगे, तो इसीलिए बोला प्रो चेंजर्स या फिर स्वराजिस्ट। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हो जाएगा कोई सा भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू दी फेस ऑफ मूवमेंट आफ्टर गांधी अरेस्ट। गांधी का जब अरेस्ट हो गया उसके बाद क्या क्या हुआ ये हमसे पूछा गया, मूवमेंट आफ्टर गांधी अरेस्ट। डिफीट ऑफ द स्वराजिस्ट सजेशन ऑफ एंडिंग और मेंडिंग द काउंसिल एट द गया सेशन ऑफ द कांग्रेस, है ना। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? बिल्कुल सही बात है। जो गया सेशन हुआ था 1922 में, है ना, गया सेशन, वहाँ पे जो स्वराजिस्ट थे ना, सजेशन था कि हम एंड करेंगे या फिर मेंडिंग करेंगे काउंसिल को, उसको यहाँ पे डिफीट कर दिया गया। तो बिल्कुल सही बात है। उसीलिए इस डिफीट को देखते हुए ये इन्होंने अलग से एक स्वराजिस्ट पार्टी बना लिया जिसने इलेक्शन कंडक्ट किया विद इन दी कांग्रेस। याद रखना, विद इन इंपॉर्टेंट शब्द है, बिकॉज टू अवॉइड जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो कि सूरत स्प्लिट के समय हुआ था, उसको देखते हुए यहाँ पे बोला कि नहीं, हाँ आप इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हो बट आप कांग्रेस के अंदर इलेक्शन करना। मोतीलाल नेहरू डिजाइन फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ द कांग्रेस, ना भाई ना। सी आर दास जो थे वो प्रेसिडेंसी से क्योंकि उस समय प्रेसिडेंट कौन थे भाई, सी आर दास थे, तो सी आर दास ने प्रेसिडेंट से रिजाइन किया, है ना। और जो मोतीलाल नेहरू थे उन्होंने सेक्रेटरीशिप से रिजाइन किया। मोतीलाल नेहरू ने सेक्रेटरीशिप इससे रिजाइन किया और दोनों ने आपस में क्या बनाया, स्वराजिस्ट पार्टी बनाया, जिसको हम बोलते हैं प्रो चेंजर्स। वो प्रो चेंजर्स क्यों है? बिकॉज जो पहले चीजें चल रही थी कि हम एंट्री नहीं करेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में, वो अब करने लगे एंट्री, हम करेंगे एंट्री, तो चेंजेस की तरफ जा रहे हैं। दे आर प्रो चेंजर्स, दे आर स्वराजिस्ट। सो ये गलत है, बिकॉज ये बोल रहे हैं मोतीलाल नेहरू ने प्रेसिडेंसी से रिजाइन किया, ना, मोतीलाल नेहरू ने सेक्रेटरीशिप से रिजाइन किया। स्वराजिस्ट पार्टी फॉर्म्ड विद मोतीलाल नेहरू एज द प्रेसिडेंट एंड सी आर दास एज द सेक्रेटरी। उल्टा बोल रहा है भाई, यहाँ पे सेक्रेटरी जो थे वो कौन थे, मोतीलाल नेहरू, प्रेसिडेंट जो थे वो कौन थे, वही सिस्टम चला, बस पार्टी बदल गया, ठीक है। तो उल्टा बोल रहा है, इनकरेक्ट है भाई। सी आर दास जो हमारा स्वराजिस्ट पार्टी बना था उसमें सी आर दास प्रेसिडेंट थे। जो कांग्रेस पार्टी में था उसी समय का जो कांग्रेस पार्टी में था उसी प्रकार का यहाँ पे भी स्वराजिस्ट पार्टी में होने लगा। एंड जो मोतीलाल नेहरू थे वो सेक्रेटरी थे। ओके, तो इनकट हमसे पूछा भाई, इनकट हो जाएगा 2 और 3, आंसर क्या हो जाएगा, बी, 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द अचीवमेंट ऑफ स्वराजिस्ट। हमको स्वराजिस्ट के अचीवमेंट की बात करनी है जो कि प्रो चेंजर्स थे, जिसमें सी आर दास, मोतीलाल नेहरू थे, जो कि बात करते थे कि हाँ भाई हम लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। वल्लभ भाई पटेल वॉज इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1925। क्या ये स्टेटमेंट सही है भाई? पहली बात तो वल्लभ भाई पटेल जो थे, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये वल्लभ भाई पटेल इलेक्टेड नहीं थे भाई, है ना, विट्ठल भाई पटेल। मैंने क्वेश्चन में बताया था भाई, विट्ठल भाई पटेल जो थे वो फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल में इलेक्ट होने वाले मेंबर थे, नॉट वल्लभ भाई पटेल, इसके भाई थे विट्ठल भाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल के। है ना, और स्वराज पार्टी के फाउंडर थे भाई, एल्डर ब्रदर थे, है ना, विट्ठल भाई पटेल। They filled the political vacuum at a time when the national movement was recouping its strength। बिल्कुल सही बात है, स्वराजिस्ट ने पॉलिटिकल वैक्यूम को उस समय फील किया जब ताकत जो थी नेशनल मूवमेंट की कम हो रही थी, है ना। The defeat of Public Safety Bill in 1928 which was aimed at empowering the government to deport undesirable and subversive foreigners। बिल्कुल सही बात है, स्वराजिस्ट पार्टी ने इसको डिफीट किया यार, इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इसके बारे में इससे। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट तो हो जाएगा बी, 2 और 3 ओनली। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द राइज ऑफ द लेफ्ट विंग। लेफ्ट विंग मतलब भगत सिंह की बात हो रही है यहाँ पे, एम एन रॉय की बात हो रही है। लेफ्ट विंग मतलब कम्युनिस्ट पार्टी एक प्रकार से। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड इन 1920 इन तास्किन बाय एनी बेसेंट। अरे भाई मैंने बताया था क्वेश्चन में यार, एम एन रॉय ने बनाया था इसको। एम एन रॉय वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड मेंबर, फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द लीडर्स इन लीडरशिप ऑफ कमिटन। बिल्कुल सही बात है।
ठीक है। पहला इलेक्टेड मेंबर्स थे कमिटन के अंदर, 1922 में इलेक्ट किया गया था। कम्युनिस्ट एसे दांगे वॉज जेल्ड इन कानपुर बॉल्शविक कॉन्स्पिरेसी केस, बिल्कुल सही बात है, कानपुर बॉल्शविक कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर इनको जेल कर दिया गया था, ये सही है बात है। ऐसे डेंगी को करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 2 and 3 ओनली। क्वेश्चन 23 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू HSRA की बात करनी है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। HRA वॉज फाउंडेड बाई राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, बिल्कुल सही बात है, राम प्रसाद बिस्मिल, जोगेश चंद्र चटर्जी, सचिन सान्याल ने मिलकर इसको पहली बार बनाया था। कहाँ पे बना था भाई? 1924 में बना था। कहाँ पे? कानपुर के अंदर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्शन ऑफ HRA वॉज रॉबरी, बैंक रॉबरी। केस काकोरी रॉबरी बहुत इंपॉर्टेंट था भाई, काकोरी है ना, एक जगह है लखनऊ के पास, उसको वहाँ पे क्या किए थे, बहुत लूट लिया था भाई यहाँ पे जेल को नहीं, रेलगाड़ी को। द नेम ऑफ HRA वॉज, और इसमें बहुत सारे लोग यहाँ पे इन्वॉल्व थे भाई, है ना, कुछ लोगों को जेल कर दिया, कुछ लोगों को लाइफ के लिए यहाँ पे काला पानी भेज दिया गया। नेम ऑफ HRA वॉज चेंज टू हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन अंडर द लीडरशिप ऑफ सुभाष चंद्र बोस। ना भाई, चंद्रशेखर आज़ाद, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस तो HRA के मेंबर नहीं थे, तो चंद्रशेखर आज़ाद जब यहाँ पे इसके हेड बने, है ना, तो इसका जो नाम था HRA का, उसको चेंज करके HSRA कर दिया, है ना। इसके पार्टिसिपेंट में तो मेन सबको पता है, भगत सिंह थे भाई, सुखदेव थे, भगवती चरण वोरा थे, ठीक है। सो हमसे क्या पूछा गया है? करेक्ट पूछा गया है। यहाँ पे करेक्ट कौन सा है भाई? 1 and 2 ओनली, आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन 24 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिवॉल्यूशनरी सूर्य सेन। सूर्य सेन जो थे हमारे पास, सबसे इंपॉर्टेंट रोल, आपने वो देखा होगा यार, पिक्चर थी एक हमारे पास सूर्य सेन की, है ना, जहाँ पे जो है ना आर्मी रेड, चित्तगोंग आर्मी रेड जो था ना, वो सूर्य सेन अपोज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ना भाई ना, ये सपोर्ट किए थे, सूर्य सेन जो थे पार्टिसिपेट किए थे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, है ना, जिसकी वजह से इनको जेल भी हो गया था 1926 से 1928 तक, है ना। बाद में अनुशीलन समिति को भी इन्होंने ज्वाइन किया, है ना, जो कि एक रिवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था बंगाल का, है ना, इन्होंने अनुशीलन समिति को भी ज्वाइन किया था, याद रखना भाई, ठीक है। तो सही बात है, सॉरी अपोज बोल रहा, गलत बात है भाई, ही ज्वाइंड इट, पार्टिसिपेटेड इन इट। ही वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द चित्तगोंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी, बिल्कुल सही बात है, जो चित्तगोंग डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमिटी थे उसके यहाँ पे ये हेड थे। उन्होंने बोला कि ह्यूमैनिज्म इज अ स्पिरिचुअल वर्च्यू ऑफ रिवॉल्यूशनरी, है ना, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट कथन है भाई, ह्यूमैनिज्म इज अ स्पेशल वर्च्यू ऑफ अ रिवॉल्यूशनरी। ह्यूमैनिज्म इज ए स्पेशल वर्च्यू ऑफ रिवॉल्यूशनरी, बिल्कुल सही बात है। ही ऑर्गेनाइज द चित्तगोंग आर्मी रेड, बिल्कुल सही बात है, हमने पिक्चर देखा, वो छोटे छोटे जो बच्चे थे वो जाके क्या कर रहे हैं, चित्तगोंग एक आर्मी जो पूरी बड़ी बंदूकों से भरी है उसको पूरा कैप्चर कर ले रहे हैं यार, ठीक है ना। तो ये तो सही है बात है, करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा 2 and 3 ओनली, आंसर हो जाएगा बी। 25 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बुक्स एंड उनके ऑथर्स की बात करनी है, ठीक है। द फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब इज रिटन बाय, अरे फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब किसने लिखा था भाई? भगवती चरण वोरा ने लिखा था, नॉट शरद चंद्र चटर्जी। इसको किन्होंने लिखा था? भगवती चरण वोरा ने, जो कि HSRA के मेंबर थे, ठीक है। किसको देखते हुए? बिकॉज गांधी जी ने क्या लिखा था, है ना, कल्ट ऑफ बॉम्ब लिखा था कि आपने बॉम्ब फेंका, वो गलती कर दी आपने, तो गांधी जी के जो कल्ट ऑफ बॉम्ब, मतलब बॉम्ब एक शराब था, इस प्रकार से गांधी जी ने लिखा, जिसको से भगत सिंह को जेल हो गई, तो उसको देखते हुए भगवती चरण वोरा ने क्या लिखा? फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब। क्यों बॉम्ब फेंका ये हमने बता रहे हैं, ये बोलते हुए भगवती चरण वोरा ने क्या लिखा? फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब, कल्ट ऑफ द बॉम्ब इज रिटन बाय गांधी जी, उसको देखते हुए, ठीक है। बंदी जीवन इज रिटन बाय सचिन सान्याल, बिल्कुल सही बात है, बंदी जीवन वो तब लिखे थे जब वो जेल में थे, तो एक रिवॉल्यूशनरी थे जिन्होंने HSRA को फॉर्म किया था एक प्रकार से, उन्होंने लिखा था बंदी जीवन। पतर दबी इज रिटन बाय भगवती चरण वोरा, नो, पतर दबी को इसने लिखा था? शरद चंद्र चटर्जी ने, शरद चंद्र
चटर्जी ने क्या लिखा था, पटर दबी, ठीक है। इनकट हमसे पूछा गया है ना। पटर दबी क्या के बारे में बता रहा है, ये बताता है स्ट्रगल ऑफ द पीपल, है ना, उनकी सोशल प्रैक्टिस जो कि बंगाल के अंदर प्रैक्टिस थी उसके बारे में बताया था ये। इनकट हमसे पूछा है, इनकट हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। 26 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू स्वराज पार्टी। मैंने फिर बताया भाई स्वराज पार्टी जिसको हम बोलते हैं CR दास एंड मोतीलाल नेहरू ने मिल के यहाँ पे बनाया था। इट वॉज फॉर्म आफ्टर द गया सेशन ऑफ 1922 कांग्रेस, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। द अटेनमेंट ऑफ डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड टू बी द इमीडिएट गोल ऑफ द पार्टी, बिल्कुल सही बात है। इनका जो इमीडिएट गोल क्या था, डोमिनियन स्टेटस हमको पाना है। करेक्ट हमसे पूछा है, दोनों करेक्ट है, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन 27 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू HRA, या फिर बाद में HSRA बन गए जब चंद्रशेखर आज़ाद इसके लीडर बने थे। HRA की बात करनी है, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करनी है। द HRA मेन ऑर्गन रिवोल्यूशनरी हैड प्रपोज नेशनलाइजेशन ऑफ रेलवे, है ना। इन्होंने क्या बोला कि जो रेलवे है वो नेशनलाइज होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। इनके मैनिफेस्टो में था भाई, ये 1925 में जो मैनिफेस्टो इन्होंने लाया था ना, उसमें ये था कि हम क्या करना चाहते हैं, रिवोल्यूशनरी नेशनलाइज करेंगे रेलवे को। लेट 1920s दिस रिवोल्यूशनरीज हैड स्टार्टेड मूविंग अवे फ्रॉम इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन टू वायलेंस टुवर्ड मास पॉलिटिक्स, बिल्कुल सही बात है। शुरू में तो इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन पे विश्वास रखते थे, बट लेटर है ना मास पॉलिटिक्स की तरफ चले लगे। जैसे कि भगत सिंह का जो इंस्टेंस था, बिकॉज है ना वो क्या हुए, टेररिज्म से वो मार्क्सिज्म की तरफ चलने लगे, है ना। करेक्ट हमसे पूछा गया है, टेररिज्म तो वो मानते थे अंग्रेज, है ना, ऐसा नहीं बोलेंगे उसको, है ना। इंडिविजुअल हीरोइक एक्शन से मास पॉलिटिक्स की तरफ चलने लगे, बिकॉज वो मार्क्सिज्म पे बहुत ज़्यादा, है ना, मार्क्सिज्म से बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस थे। बिकॉज रिवॉल्यूशन कुड ओनली बाय द मासेस फॉर द मासेस, ये मानते थे कि रिवॉल्यूशन तभी होगा, ओनली बाय, है ना, रिवॉल्यूशन तभी होगा जब वो मासेस के द्वारा किया जाएगा, और किसके द्वारा किया जाएगा, बाय द मासेस फॉर द मासेस। सो इनकट यहाँ पे कोई सा भी नहीं है, नाइदर 1 नॉट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द साइमन कमीशन, जो कि कब आया था भाई, 1927 में आया था, इरविन के समय आया था। इसने रिकमेंड किया कि भाई बर्मा को हटा दो, बर्मा को हटा दो, सिंध को हटा दो बॉम्बे से, बर्मा को हटा दो इंडिया से। इट वॉज एन ऑल वाइड 5 मेंबर इंडियन स्टेटरी कमीशन, बिल्कुल गलत बात है यार, बिकॉज यहाँ पे 7 मेंबर थे, नॉट 5 मेंबर, यहाँ पे 7 मेंबर थे, सारे के सारे अंग्रेज थे, ये तो सही बात है, बट यहाँ पे 7 मेंबर्स थे। द कमीशन वॉज टू रिकमेंड, ओके, द कमीशन हैज़ टू रिकमेंड टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट वेदर इंडिया वॉज रेडी फॉर फर्दर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, बिल्कुल सही बात है। ये कमीशन इसलिए बनाया गया था कि बाद में, बिकॉज है ना, बाद में बाकी ये कमीशन क्यों बनाया गया था, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिकमेंड करने के लिए, क्या सही में भारत जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म के लिए रेडी है, उसको देखते हुए इसको बनाया गया था। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट क्या हो जाएगा, 2 ओनली। 29 नंबर क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द ली कमीशन। हमको बात किसकी करनी है, ली कमीशन की बात करनी है, ठीक है। तो जो ली कमीशन था 1923 में अपॉइंट किया गया था, है ना, किस चीज़ के लिए, टू लुक इनटू द ऑर्गेनाइजेशन एंड जनरल कंडीशन ऑफ द सर्विसेज, जो सिविल सर्विसेज के अंदर है ना, इंडियंस इन द सिविल सर्विसेज, है ना, उनकी कंडीशन को देखने के लिए। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर इंडियंस, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर यूरोपियंस, नो, जनरल कंडीशन जो सिविल सर्विस का है उसको देखते हुए बनाया गया था ली कमीशन। It was appointed to look into the organization and general condition of the service as well as method of recruitment for Europeans and Indian in the civil services, बिल्कुल सही बात है। The commission suggested establishing a statutory public service commission, क्या एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की बात करता था, बिल्कुल सही बात है यार, है ना। और ऐसा बोला कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 में जो बोला था कि भाई स्टैट्यूटरी पब्लिक सर्विस कमीशन बनाओ, उसको इम्प्लीमेंट करो यार, ठीक है, बिकॉज इसकी बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 में भी बोली थी। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा बोथ 1 और 2, आंसर हो जाएगा सी।
क्वेश्चन नंबर 30 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेस्पेक्ट टू द कमिटी फॉर्म्ड आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ऐसी कौन कौन सी कमेटी थी जो कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बाद बनी, आफ्टर द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? Mudimand committee was set up to examine and report the condition of India's agriculture and rural economy। तो Mudimand committee जो था वो एग्रीकल्चर के लिए बना था क्या भाई? ये बताना था इसको। वर्किंग ऑफ द मॉन्टेगू चेम्स फॉर रिफॉर्म, जो मॉन्टेगू चेम्स फॉर रिफॉर्म आए थे, है ना, क्या वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? की वर्किंग को देखते हुए इसको बनाया गया था। लिंथो कमीशन वाज सेटअप टू एग्जामिन द वर्किंग ऑफ मॉन्टेगू चेम्स फॉर रिफॉर्म, ना भाई ना, है ना। लिंथो कमीशन जो था, जिसको बोलते हैं रॉयल कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर, तो एक दूसरे से ऊपर नीचे कर दिया गया। इट इज ऑल्सो नोन एज रॉयल कमीशन फॉर एग्रीकल्चर, जिसको एग्रीकल्चर ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एग्रीकल्चर इकोनॉमी जो कर रहा है ठीक से, उसकी बात कर रहा था ये। करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। क्वेश्चन नंबर 31 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द बाइकॉट ऑफ द साइमन कमीशन, है ना, जिसको एक और नाम से जानते हैं इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन। तो बाइकॉट ऑफ द साइमन कमीशन के बारे में बात करना है। द हिंदू महासभा एंड द पीपल ऑफ द मुस्लिम लीग अंडर जीना डिसाइडेड टू बाइकॉट द कमीशन। क्या ये स्टेटमेंट सही बात है भाई? बिल्कुल सही बात है। हिंदू महासभा और जो मुस्लिम लीग जो जीना के अंदर था, वो दोनों ने बाइकॉट किया साइमन कमीशन को। 7 नंबर बॉडी था, मत भूलना, ऑल वाइट बॉडी था, कोई भी इंडियन नहीं था, सारे अंग्रेज थे उसमें। द जस्टिस पार्टी इन द साउथ एंड द यूनियनिस्ट इन पंजाब डिसाइडेड टू अपोज द कमीशन। भाई जो यूनियन पार्टी था ना, जो यूनिस्ट पार्टी था पंजाब के अंदर, जो जस्टिस पार्टी था साउथ के अंदर, उन्होंने बाइकॉट नहीं किया भाई, नॉट अपोज, नॉट बाइकॉटेड। दिस इज इनकरेक्ट, हमसे इनकरेक्ट पूछा, इनकरेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 32 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रिकमेंडेशन ऑफ द साइमन कमीशन। कितने बार ये क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए तो बार बार आ रहा है यार। इट प्रपोज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डायरकी एंड द एबोलिशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द प्रोविंस। ना भाई ना, साइमन कमीशन ने बोला कि आप डायरकी को एबोलिश करो, डायरकी जो है ना उसको एबोलिश करो प्रोविंस के अंदर। इसको देखते हुए बाद में जो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, उसमें एबोलिश कर देगा डायरकी एट द प्रोविंस, है ना, इंट्रोड्यूस किया डायरकी एट द सेंटर। It suggested that Northwest Frontier Province and Balochistan should get local legislature। क्या ये स्टेटमेंट सही बात है यार? हाँ बिल्कुल सही बात है। जो साइमन कमीशन था उसने बोला कि देखो जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, NWFP है वो, और जो बलूचिस्तान रीजन है उसका खुद का एक लोकल लेजिस्लेचर होना चाहिए, जिससे सेंटर में वो रिप्रेजेंटेड हो पाए, क्योंकि बहुत दूर में है वो। तो करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट हो जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 33 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लॉर्ड ब्रिकेनहेड चैलेंजेस। हमको बात किसी करनी है, लॉर्ड ब्रिकेनहेड चैलेंज की बात करनी है। लॉर्ड ब्रिकेनहेड चैलेंज क्या है भाई? द कांग्रेस डिसाइडेड टू एम्बार्क ऑन द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू। जो लॉर्ड ब्रिकेनहेड चैलेंज है ना, वहाँ पे क्या था कि जो लॉर्ड ब्रिकेन ने बोला देखो भाई तुम लोग अपने देश को राज कर सकते हो, चलो भाई संविधान बना के दिखाओ, चैलेंज कर दिया इनको। तो यहाँ पे बिल्कुल सही बात है, कांग्रेस ने डिसाइड किया कि हाँ हम खुद का अपना संविधान लिखेंगे, ड्राफ्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन। इसका चेयरमैन कौन होंगे? मोतीलाल नेहरू होंगे, नॉट जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। तेज बहादुर सप्रू एंड सुभाष चंद्र बोस आर दी पार्ट ऑफ द सब कमिटी। बिल्कुल सही बात है यार, इसकी सब कमिटी के पार्ट में जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, तेज बहादुर सप्रू थे, है ना, ये सब थे, ठीक है। तो करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट जाएगा B2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 34 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द रिकमेंडेशन ऑफ द नेहरू रिपोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है यार नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, इससे इंपॉर्टेंट तो मिलेगा नहीं। दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, नेहरू रिपोर्ट और साइमन कमीशन। डोमिनियन स्टेटस ऑन द लाइन्स ऑफ सेल्फ गवर्निंग डोमिनियन एज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिजायर्ड बाय इंडियन। जो नेहरू रिपोर्ट था ना भाई, उसने बोला कि भाई हमको डोमिनियन स्टेटस दो। हाँ बिल्कुल बोला भाई, डोमिनियन स्टेटस दो। किस प्रकार से? जिस प्रकार से इंडियन अपने आप को राज कर पाए, उस प्रकार से। द गवर्नमेंट शुड बी रिस्पॉन्सिबल एट द सेंटर एंड ऑल्सो इन द प्रोविंस। बिल्कुल सही बात है कि जो नेहरू रिपोर्ट ने बोला कि देखो भाई जो गवर्नमेंट है दोनों जगह रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होना चाहिए, सेंटर में भी और प्रोविंस में भी। एक्सेप्टेड द डिमांड ऑफ सेपरेट इलेक्टेड। ना भाई ना, सेपरेट इलेक्टेड से देश में जा ही आएगा, तो इसने रिजेक्ट किया। नेहरू रिपोर्ट ने क्या किया? नेहरू रिपोर्ट ने रिजेक्ट किया भाई जो सेपरेट इलेक्टेड का कॉन्सेप्ट को।
करेक्ट हमसे पूछा गया, करेक्ट जाएगा ए 1 एंड 2। डोमिनेंट स्टेटस के बारे में बात करता है, रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट के बारे में बात करता है। दो चीज़ दिमाग में याद रखना, नेहरू रिपोर्ट जो है वो किसके बारे में बात करता है, सेल्फ गवर्नमेंट मतलब जो डोमिनियन के बारे में बात करता है ना, और रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की बात करता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू दिल्ली प्रपोजल ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, तो मुस्लिम लीग का जो दिल्ली प्रपोजल था उसके बारे में हमको बताना है। जॉइंट इलेक्टेड इन द प्लेस ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट विथ रिजर्व सीट्स फॉर मुस्लिम। बिल्कुल सही बात, वो मान गए थे यार, वो मान गए थे। चलो भाई हम क्या कर लेंगे, हाँ चलो भाई हम क्या कर लेंगे, जॉइंट इलेक्ट्रेट ले लेंगे, बट हाँ वहाँ पे भी हमको सेपरेट सीट मिलना चाहिए, ऐसा बोला था मुस्लिम लीग ने, है ना। दिल्ली प्रपोजल जो था वो मद्रास सेशन में आया था, मद्रास सेशन, इसको मद्रास सेशन एक्सेप्ट भी कर लिया था। जैसे 1927 में आया था दिल्ली प्रपोजल, दिल्ली जो हुआ था वहाँ पे मीटिंग में बताया था कि जॉइंट इलेक्ट्रेट कर लेंगे यार, सेपरेट नहीं करेंगे, बट हाँ वहाँ पे हमको रिजर्व सीट मिलना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, और ये प्रपोजल को बाद में मद्रास सेशन ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। ठीक है, 1/4 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली। क्या दिल्ली प्रपोजल के अंदर बोला 1/4 रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए हमको, ऐसा बोला क्या, ना 1/3 रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, ऐसा बोला उन्होंने। द फॉर्मेशन ऑफ द 3 न्यू मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस लाइक सिंध, बलूचिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। बिल्कुल सही बात है, इन्होंने इसको बोला कि भाई हमारे पास 3 मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस बना दो यार हमारे लिए, ऐसा मुस्लिम लीग ने बोला। करेक्ट हमसे पूछा गया है, करेक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा 1 और 3, आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 36 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू जीना 14 पॉइंट्स। हमको बात किसकी करनी है, जीना के 14 पॉइंट्स की बात करनी है। देयर शुड बी अ कॉन्स्टिट्यूशन विथ नो रेसिडुअल पावर टू द प्रोविंस। ना भाई ना, हमारे पास जीना के 14 पॉइंट्स में एक पॉइंट ये है कि हाँ भाई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए विथ रेसिडुअल पावर्स टू द प्रोविंस। विदाउट बोल रहा है, गलत बोल रहा है, विथ है ना, रेसिडुअल पावर होना चाहिए भाई किसके पास, प्रोविंस के पास। सो ये गलत है भाई। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस मतलब एक प्रकार से ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहा है यार। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस बाय द सेंटर विल बी पॉसिबल विदाउट द कंकरेंस। कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस बाय द सेंटर विल बी पॉसिबल विदाउट द कंकरेंस ऑफ द स्टेट कंसिस्टिंग इन इंडियन फेडरेशन। गलत बात है, क्योंकि ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात कर रहे हैं ना भाई। आप स्टेट को बिना पूछे उसके अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस ला सकते हो, ऐसा बोलता है, वो नहीं ला सकते ऐसा बोलता है। बिकॉज जीना उसमें बहुत 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 बड़े एक तरह से वकील थे यार, छोटी मोटी चीज़ें काम नहीं करते। ठीक है, बोला कि आप बिना स्टेट के पूछे आप स्टेट में चेंजेस नहीं ला सकते। 1/4 मुस्लिम शुड बी रिप्रेजेंटेड इन द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखो हमने देखा था कि 1/3 की डिमांड हुआ था पिछले क्वेश्चन में, जो दिल्ली प्रपोजल था वहाँ पे 1/3 का डिमांड हुआ था, तो यहाँ भी 1/3 की बात करेंगे। सो दिस इज इनकरेक्ट यार, है ना। तो इनकट हमसे पूछा तो चारों का तीनों इनकट है, तो आंसर हो जाएगा डी। ओके, तो ये क्वेश्चन हो गया फ्रॉम, है ना, फेस बिटवीन व्हाट, फेस बिटवीन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो कि 1920 में हुआ था, फेस बिटवीन, है ना, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड सीडीएम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1930। इसके बाद हम बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की एंड पोस्ट सीडीएम की।